बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड इन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स। जैसे आप लोग जानते हैं कि ग्रुप वन एलिमेंट जिनमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम ये एलिमेंट शामिल हैं। तो इससे पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी सारी पढ़ाई। अब इसी लेक्चर में या इससे अनवर्ड लेक्चर में हम इनके केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इनकी जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप, उसमें क्या चेंज आती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या इस तरह वाटर के साथ इनकी रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ या क्लोरीन के साथ जब इनके रिएक्शन होते हैं तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है। ये सारी चीजें आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आते हैं विद वाटर, रिएक्शन ऑफ अल्कली मैटर विद वाटर। और ऑल देखा जाए तो अल्कली मेटल जो है दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कली मेटल्स होती है। रूम टेम्परेचर पर वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है और इनकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है कि दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल शुरू में है, लिहाजा इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से बाकी एलिमेंट के साथ अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बाकी एलिमेंट या बाकी मेटल के मुकाबले में ज्यादा होती है, क्योंकि इनके एटॉमिक साइज लार्जर होते हैं और इनके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन का लूज होना इजियर होता है। लिहाजा ये आसानी के साथ आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेती है। यही वजह है कि इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ या बाकी दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा तेज होती है। इसमें यह भी होता है कि जब इन मेटल का ये एम इस ग्रुप के किसी भी मेटल को जाहिर करता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम या जो भी इस ग्रुप का एलिमेंट है वो हम एम से जाहिर करते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं और मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड चूंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लिहाजा ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस भी खारिज होती है। अब ये रिएक्शन क्या है कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। इस वजह से उस हीट की वजह से जो खारिज होती है तो ये हाइड्रोजन गैस आग पकड़ती है और यही वजह है कि ये रिएक्शन एक किस्म का धमाका भी होता है और इसी तरह आग भी लग जाती है। तो ये मोस्ट डेंजरस टाइप का रिएक्शन होता है और यही वजह है कि हाइड्रोजन को कभी हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है तो उससे खास जख्मी होने का खदशा होता है। तो वैसे इस ग्रुप के तमाम मेटल जो है वो वाटर के साथ वैगोरस रिएक्शन करती है, लेकिन फिर भी डाउन द ग्रुप हम देखें तो चूंकि साइज बढ़ता है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो जाते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनके ऊपर और कम हो जाती है। लिहाजा डाउन द ग्रुप इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी रिएक्टिविटी में भी इजाफा होता है। सो डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन के साथ भी इनका रिएक्शन होता है और रैपिड रिएक्शन होता है, फौरन रिएक्शन होता है और इसी ग्रुप के मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दे चेंज टू देयर ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। इस वजह से हम अक्सर ये करते हैं कि अल्कली मेटल को हम जब किसी कंटेनर में रखते हैं तो आमतौर पर केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं और इसकी वजह ये होती है कि मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन जो एयर में होती है उसके साथ
इन एलिमेंट्स का कांटेक्ट ना हो जाए, वरना इनका रिएक्शन फौरन हो जाता है। लेकिन फिर भी इनकी रिएक्टिविटी में ऑक्सीजन के साथ फर्क होता है, जो कि नीचे की रिएक्शन से जाहिर है। जैसे लिथियम अगर ऑक्सीजन से के साथ रिएक्शन कर ले तो लिथियम ऑक्साइड बनता है, और ये एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है। नॉर्मल ऑक्साइड वो होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि लिथियम की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कम होती है, सो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम को अगर हम बर्न कर ले तो ये सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। पेरोक्साइड वो होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। बाकी इससे नीचे, सोडियम से नीचे पोटाशियम, रुबिडियम या सीजियम, उनकी रिएक्टिविटी और भी ज्यादा तेज होती है। इस वजह से उनका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, जैसे ये एम पोटाशियम, रुबिडियम या सीजियम को जाहिर करता है, तो सोडियम के बाद ये तमाम बाकी जितनी इस ग्रुप के एलिमेंट हैं वो या इसकी मेटल होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके नतीजे में सुपर ऑक्साइड बनते हैं। और सुपर ऑक्साइड वो होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और 2 होती है, यानी -½ होती है। तो ये आप देखिए रिएक्टिविटी में फर्क है। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और बाकी इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इन तमाम रिएक्शन से ये चीज वाजे है, इन तमाम रिएक्शन से ये चीज वाजे है कि डाउन द ग्रुप जो है वो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगली चीज ये कि लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन इस ग्रुप के जो बाकी मेंबर होते हैं वो कभी भी नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाते, वो पेरोक्साइड बनाते हैं। डायरेक्ट हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो पेरोक्साइड बनाते हैं। लेकिन अगर हम उनके नॉर्मल ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये कि उस मेटल का उसके पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाए, या उसी मेटल का उसके नाइट्राइड के साथ रिएक्शन हो जाए या नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो जाए, तब फिर नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड जो है वो आम हालत में नहीं बनते, इनडायरेक्ट तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें आप देखें ना, जैसे हमारे पास ये सोडियम पेरोक्साइड है, अगर इसको हम नॉर्मल ऑक्साइड में चेंज करना चाहते हैं तो इसका रिएक्शन सोडियम के साथ हो जाता है, और जब सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन हो जाए सोडियम के साथ तो इससे सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बन जाता है। नॉर्मल ऑक्साइड जैसे आप लोग जानते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। इसका दूसरा मेथड ये कि अगर हम सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो सोडियम नाइट्राइड के साथ NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, इसके साथ सोडियम का रिएक्शन हो जाएगा, जिससे सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस खारिज हो जाएगी। तीसरा मेथड नॉर्मल ऑक्साइड का ये है कि अगर सोडियम नाइट्रेट और सोडियम का रिएक्शन हो जाए तो इससे भी सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बन जाती है। तो सोडियम या पोटेशियम, इस तरह के जितने एलिमेंट होते हैं, इनके नॉर्मल ऑक्साइड जो है वो हम डायरेक्ट ऑक्सीजन और इन एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि हम या तो सोडियम का पेरोक्साइड ले लें या फिर सोडियम का नाइट्राइड या सोडियम का नाइट्रेट, और सोडियम के साथ इन तमाम सब्सटेंसेस का रिएक्शन हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन के नतीजे में भी नॉर्मल ऑक्साइड बन जाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड देखिए कि नॉर्मल ऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ऑक्साइड आयन बनाते हैं। जैसे नॉर्मल ऑक्साइड मैंने इससे पिछले स्लाइड में भी बता दिया कि जिनके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल को ऑक्साइड आयन स्प्लिट कर लेगा, जिसके नतीजे में हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। और यही वजह होता है कि इन नॉर्मल ऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो नॉर्मली बेसिक होता है। जो हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स होते हैं या पेरोक्साइड्स होते हैं, इनका जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं
और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो नॉर्मल ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो पेरोक्साइड होते हैं या सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड भी बनता है, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है। The peroxide and superoxide are strong oxidizing agent and react with water to give hydrogen peroxide and oxygen. Normal oxide has anti-fluoride structure. अक्सर स्टूडेंट इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि एंटी-फ्लोराइड स्ट्रक्चर की मीनिंग क्या होती है। So the difference between anti-fluoride and fluoride is that anti-fluoride refers to anion array with tetrahedral cation, whereas fluoride has the inverse arrangement with a cation array and tetrahedral anion. तो ये इन दोनों की स्ट्रक्चर में फर्क होता है कि एंटी-फ्लोराइड में क्या होता है। एंटी-फ्लोराइड में ये होता है कि एनाइंस अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल केटाइन के साथ, और फ्लोराइड में ये होता है कि केटाइंस एरे अरेंज होते हैं विद अ टेट्राहेड्रल एनाइन। तो ये बेसिकली इनकी अरेंजमेंट का फर्क होता है। सो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैव एंटी-फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और एंटी-फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो एनाइंस है, नेगेटिव आयन है, वो पॉजिटिव आयन के साथ टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं। Since they contain monoxide O-2, peroxide contain O-2 और superoxide जो है वो O2-2 होता है, वो O2-1 होता है। The superoxide ion has a 3 electron bond as shown below. The presence of one unpaired electron make it in paramagnetic in color. लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोट कर ले कि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है क्योंकि अगर O2 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो बाकी तो इसके इलेक्ट्रॉन सारे पेड है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन जो ये गेन करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पूरा आयन जो है वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बनता है। अब आप देखिए इसमें आपको कोई इलेक्ट्रॉन अनपेड नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने O2-1, इन्हें आप देखिए यहाँ पे भी ये O2 है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसने गलती की है, और गलती ये कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको लिखना चाहिए था। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की बजाय जो है ना वो इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड अप कर लिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता है, और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर इसमें ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज पैरामैग्नेटिक, और ये कलर्ड भी होता है। ट्रांजिशन मेटल की तरह उस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, और ट्रांजिशन में जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उस लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से ये कलर्ड होता है। तो ये सारी चीजें आपके जहन में रखनी चाहिए। इसके बाद the presence of one unpaired electron in it make this paramagnetic field color। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड अप कर लिए, जो कि गलत है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन वो होता है जो ये किसी मेटल से एटम से गेन कर लेता है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पूरा आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, और कंपाउंड भी कलर्ड होता है। तो ये इन ऑक्साइड के जर्नल रिएक्शन या इनके इंट्रोडक्शन थी। अब इनके आगे रिएक्शन आएंगे, रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। देखिए नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड X2O, ये नॉर्मल ऑक्साइड को जाहिर करता है। X की जगह लिथियम आ सकता है या सोडियम भी आ सकता है। जब वाटर के साथ नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेंगे। मसलन यहाँ अगर लिथियम आता है, लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड आता है, तो यहाँ लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर यहाँ पे सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड आएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि जब नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के नतीजे में आगे हाइड्रो ऑक्साइड्स बनते हैं। अगला रिएक्शन आप देख रहे हैं
एसिड के साथ नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन। जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्लोराइड्स बनते हैं, जैसे HCl के साथ रिएक्शन हो जाए तो क्लोराइड बन जाएगा और साथ वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन अक्सर पेपर में आते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड का वाटर के साथ और एसिड के साथ रिएक्शन लेके, तो नॉर्मल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। और जब नॉर्मल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है, क्लोराइड्स बनते हैं और इसके साथ वाटर बनता है। These simple oxide all react with an acid to give salt and water. जैसे अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो जाए लिथियम ऑक्साइड का, तो लिथियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ वाटर बनेगा। अब रिएक्शन आते हैं पेरोक्साइड के, रिएक्शन विद वाटर। जब पेरोक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो एक तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, जैसे सोडियम पेरोक्साइड का अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। इन दोनों में आप फर्क करना सीख लें। यहाँ सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनता है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ पेरोक्साइड भी बनता है। तो जब पेरोक्साइड रिएक्शन करते हैं तो साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्शन करें तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनते हैं। इसके बाद आप देखें, अगर पेरोक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन हो जाए जैसे HCl के साथ, तो एक तो साल्ट बन जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। लेकिन जब नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ क्लोराइड्स बनते हैं और साथ वाटर बनता है। इसमें वाटर की बजाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। सुपर ऑक्साइड का आप देखें, जब सुपर ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसी तरह अगर यही सुपर ऑक्साइड आगे रिएक्शन कर ले HCl के साथ तो साल्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। तो इन तीनों में बुनियादी फर्क ये कि जब नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्शन कर लेते हैं वाटर के साथ तो सिंपल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगर पेरोक्साइड रिएक्शन कर ले तो फिर साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। और अगर सुपर ऑक्साइड रिएक्शन कर ले तो हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो भी रिलीज होती है। तो इन तीनों की रिएक्टिविटी में बुनियादी जो फर्क है ना, वो आपने सीखनी है कि नॉर्मल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करके कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं, और इसी तरह अगर सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर ले तो फिर क्या बनता है। और इसी तरह इन तीनों के आप एसिड के साथ रिएक्शन भी सीखें कि जब नॉर्मल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है या क्या बनेगा। इसी तरह अगर पेरोक्साइड रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो फिर क्या बनेगा, और अगर सुपर ऑक्साइड रिएक्शन करें तो फिर क्या बनता है। तो इस तरह के ये तमाम रिएक्शन जो है वो आपके नॉलेज में होना जरूरी है और अक्सर ये पेपर में आते हैं। एक तो ये होता है कि ये जितने भी रिएक्शन होते हैं दे आर हाईली एक्सोथर्मिक और बहुत ज्यादा हीट जो है ना वो इस रिएक्शन के नतीजे में खारिज होती है। ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और बहुत सारी अमाउंट में जो हीट है वो खारिज होती है। तो इन तमाम रिएक्शन को आपने ज़हन में रखना है। इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बता दें और फिर मुझे या मैसेज कर ले या कॉल कर ले।